नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एंड में हूं आपके साथ राघवेंद्र। घड़ी में 4 बज चुके हैं और अब हम बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। जहां हम पहली खबर की बात करेंगे कि विपक्ष नेता राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। दूसरी बड़ी खबर है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया एक पत्रकार के सवाल पूछने पर गुस्सा हो गए, उस रिपोर्टर पर भड़क गए। तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, भारत सरकार ने शुक्रयान मिशन को मंजूरी दे दी है और भारत शुक्रयान 2028 तक लॉन्च भी हो जाएगा। चौथी और आखिरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां 3 दिन से लापता 5 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। तो चलिए इन तमाम बड़ी खबरों की विस्तार से बात करते हैं और आपको बताते हैं पहली बड़ी खबर आज की, जहां राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर हैं। वह आज करनाल के असंध पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा ने एथलीट्स खत्म कर दिए हैं, महिला पहलवानों से सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों को बचाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चलाने वाले 90 लोग हैं, उसमें सिर्फ 3 दलित हैं, जबकि 45 होने चाहिए। ये लड़ाई हरियाणा नहीं बल्कि हिंदुस्तान और संविधान को बचाने की है। भाजपा ने सारी संस्थाओं को आरएसएस के हवाले कर दिया, पूरा कंट्रोल नागपुर का है। राहुल ने कहा कि भाजपा के 10 से 15 लोग चाइना का माल बेचना चाहते हैं, देश में कुछ बनाना नहीं चाहते। उन्होंने हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी और किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया। बता दें कि रैली में राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक साथ मंच पर लेकर आए। टिकट बंटवारे में अनदेखी और हुड्डा समर्थकों के कथित जाति सूचक शब्द कहे जाने से शैलजा नाराज चल रही थी। तो चलिए इस पर तमाम जानकारियों और कहीं ना कहीं एक चर्चा करने के लिए, एक सार्थक चर्चा समझते हैं कि हरियाणा में आखिर जो राहुल बोल गए हैं उसके पीछे आधार क्या रहा, जिस पर वो इमारत खड़ी नजर करते आए। हमारे साथ योगेश कौशिक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड में। जी नमस्कार, धन्यवाद। देखिए योगेश जी, हरियाणा में सियासी संग्राम सजा हुआ है। इस बीच राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर हैं और जिस तरह से वो बात करते नजर आए, चाहे वो आरक्षण की, चाहे वो ये कहते आए कि 45 लोगों के बीच केवल 3 जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो एक बड़ा सवाल, एक बड़ा कहीं ना कहीं प्रश्न चीन SC ST और तमाम उन बैकवर्ड्स नेताओं को भी लेकर सवाल रहा। आरक्षण पर तो दोनों पार्टियां लड़ते नजर आ रही हैं, तो ये आरक्षण वाला जो फंडा है कितना कारगर होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में? देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है ना, ये छोटा मुद्दा नहीं है एक्चुअली, और ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप भी ले चुकेगा कुछ दिनों के बाद, आप देखना। क्योंकि आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देखा होगा कि संविधान को जो हाथ में लेके चले थे, उसके पीछे बेसिक मकसद यही था उनका कहने का कि जिनकी भागीदारी इतनी ज्यादा है समाज के अंदर, उन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। जो आपने अभी जिक्र किया कि कितने IAS या कौन जो प्लानर हैं देश को चलाने वाले, उनके अंदर कितनी भागीदारी है आप लोगों की, वो लगभग नगण्य है। 45:3 का रेशियो बता रहे थे, 45 होने चाहिए जबकि 3 है। जी हाँ, वो उन्होंने नंबर्स पे नहीं जाते हैं, बट इट इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है ना। तो मतलब 3 का कोई मतलब नहीं होता है। जब आप 45 के बीच में 3 है तो चलती तो 42 लोगों की है ना। तो आप बस दिखाने के लिए या वाकई आपको रखना पड़ेगा ही, तो ऐसा करने के लिए वो कर देते हैं। अब इसका जो असर पड़ा था या पड़ेगा, जिसके वजह से बीजेपी ने अपनी 2 B टीमें तैयार की हैं, वो जाट और जो ये SC ST और बैकवर्ड जो हैं, ये कांग्रेस का एक कोर वोटर हो गया हरियाणा के अंदर भी। तो इसके डर से उन्होंने 2 और ग्रुप तैयार करवाए हैं उनके पैरेलल। एक अभय चौटाला जी के साथ वो अपनी मायावती जी को जोड़ दिया है, और दूसरा JJP के साथ जो है चंद्रशेखर को जोड़ दिया है। तो ये पॉलिटिक्स जो है, ये कास्ट की जो पॉलिटिक्स है, ये इसको सिर्फ पॉलिटिकली ना देखें। इसी बीच योगेश जी एक बात और समझने वाली होगी। देखिए शैलजा वर्सेस हुड्डा की जो लड़ाई थी, इसमें राहुल गांधी कूदते हैं, दोनों को मनाते हैं, एक साथ मंच पर लेकर आते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि तवज्जो किसको कितना मिलेगा, क्योंकि शैलजा के पास दलितों का वोट बैंक एक बहुत बड़ा अमाउंट है और उधर हुड्डा के पास एक अपना वोट बैंक अकाउंट है। तो ऐसा क्या होगा कि मतलब इनके समझाने के बाद भी ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही पार्टी के बीच से 2 नदियों की धारा फूटते नजर आएगी, क्योंकि शैलजा के पास दलितों का वोट बैंक है और दलितों की राजनीति तो आप समझ रहे हैं, पूरा देश देखता है कि किस तरह से सारी पार्टियां करते नजर आती हैं। तो ये शैलजा और हुड्डा के बीच तवज्जो किसको कितना मिलने वाला है इस बार? देखिए, मैं अब इसमें भी एक ईमानदारी की बात करता हूं जी। अगर आप एक स्पेशल जाति से ताल्लुक रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी जाति आपके पीछे लग गई है।
शैलजा जी खुद में जिस भी जाति से आती हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उनके सबके जो है नुमाइंदे हैं। अगर इस आंकड़े को दूसरी तरफ भी अगर देखें तो उदय भानजी जो हैं उसी जाति से तो आते हैं, जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के। तो आप इसको ऐसे जोड़ के क्यों नहीं चलते हैं कि भी अध्यक्ष उदय भानजी के पीछे भी होंगे कुछ लोग, तो बिल्कुल ठीक है। और एक्चुअली अगर हम बात करें, जो वेटेज जो मिलनी है या मिलेगी वो 99.9% हुड्डा खेमे को ही मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी ये प्रूव किया था कि वो एक विनिंग जो है टीम रखते हैं अपने पास, या एक उनके पास ऐसा माहौल है या लोग इतने हैं उनके पास कि वो जिता सकते हैं। और दूसरा, ये चुनाव भी जो होने जा रहा है ये हुड्डा जी के ही लोग लड़ रहे हैं पूरी ताकत से, और उन्हीं की टीम लगभग सारी की सारी है जो जिता के लेके जाएगी। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए खबर आपको बता रहे थे, जहां राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे, हरियाणा में एक ही मंच पर हुड्डा और शैलजा को लेकर आते हैं, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री पर और तमाम ऐसे सवाल छोड़कर उस रैली से, वहां के संबोधन से चले जाते हैं, जिस पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। राहुल गांधी साफ कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आ रहे हैं, दलितों को, बैकवर्ड्स को, SC/ST को बहुत पीछे ढकेलते नजर आ रहे हैं, संविधान खतरे में, जो तमाम नारे हैं जो पहले भी हमने चुनाव में देखे हैं, वो तमाम मुद्दे इस बार फिर से हरियाणा के सियासी संग्राम में दिखते नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बताया, जहां कर्नाटक CM सिद्धारमैया एक रिपोर्टर पर भड़क गए। रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि इस्तीफा कब दे रहे हैं, तो सिद्धारमैया ने रिपोर्टर का माइक झटक दिया और कहा कि जब जरूरत होगी तब कॉल करके बता दूंगा। विपक्ष की मांग है कि सिद्धारमैया CM की कुर्सी छोड़ दें। इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा और जनता दल सेकुलर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सिद्धारमैया मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में जांच के दायरे में आ चुके हैं। कर्नाटक गवर्नर थावरचंद गहलोत ने इस घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सिद्धारमैया इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, लेकिन अदालत ने भी कहा कि जांच का आदेश सही है, ये होनी चाहिए। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने लोकायुक्त टीम को जांच का जिम्मा सौंपा है। उनके खिलाफ जल्द FIR दर्ज हो सकती है। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी साले और कुछ अधिकारियों का नाम मुद्दा लैंड स्कैम में आया है। एक्टिविस्ट TJ अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा ने आरोप लगाया था कि CM ने मुद्दा अधिकारियों के साथ मिलकर 14 महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल किया है। तो चलिए इस पर तमाम जानकारियों के साथ अवधेश भार्गव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पर। धन्यवाद धन्यवाद। अवधेश जी, देखिए जो तस्वीरें आज सामने नजर आई हैं, जिस तरह से सिद्धारमैया एक रिपोर्टर के सवालों पर ऐसे झटकते नजर आए हैं जैसे रिपोर्टर ने उनसे फिर से जमीन या जायदाद मांग ली हो या उनके घर का कोई हिस्सा मांग लिया हो। रिपोर्टर के सवाल पर, इस्तीफे के सवाल पर, इस्तीफा तो पूरा विपक्ष मांग रहा है, तो हालांकि जब रिपोर्टर ने यह सवाल कर दिया कि आखिर आप कब इस्तीफा दे रहे हैं, इस पर इस तरह का व्यवहार उतने बड़े नेता का, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के पटल पर किस तरह का ये उदाहरण सेट करते नजर आ रहा है। अवधेश जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, आई एम इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते में उनके इस व्यवहार की मत करता। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि बेटी को सिखाने के लिए, बहू को सिखाने के लिए बेटी को डांटना पड़ता है। अब वो विपक्ष के नेताओं के साथ तो ऐसा व्यवहार कर नहीं सकते, तो मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार करके वो अपनी खींच प्रदर्शित कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मीडिया के साथ आप बदतमीजी करेंगे तो आपका पाप या आपके जो भी घपले घोटाले हैं वो कम तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने आदेश दिया है, पहले राज्यपाल ने आदेश दिया, यानी आप ये आरोप लगा सकते हैं कि राज्यपाल जो है बीजेपी पोषित है या बीजेपी के पहले नेता रहे, इसलिए उन्होंने प्रिजुडिस हो गया, यानी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के जांच के आदेश दिए। लेकिन जब आप हाईकोर्ट गए न्याय पाने के लिए और हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, जांच तो होना चाहिए क्योंकि इसमें घोटाला तो हुआ है, तो आपको उसे सिरोधार्य करना चाहिए। और नैतिकता ये कहती है कि जब आप भ्रष्टाचारी घोषित हो चुके अदालत की निगाह में, तो जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। और अगर पत्रकार ने इस कारण से पूछा और आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा, अरे किस किस को कॉल करके आप बता देंगे? क्या आपकी इस खींच से आपका जो पाप कर्म है, जो भ्रष्ट कर्म है, भ्रष्टाचार है, वो कम हो जाएंगे? आप उन तीनों को तो बता नहीं पाए।
चाहे वो टीजे इब्राहिम हो, प्रदीप हो, से मई कृष्णा हो, जिन्होंने आरोप लगाया, जो हाईकोर्ट गए थे कि इन्होंने 14 महंगी फ्लाइट्स जो है वो कोटा ला करके अधिकारियों के साथ मिलकर के और महंगी फ्लाइट्स सस्ते में अपने नाम करा। लेकिन अवधेश जी देखिए, एक सवाल पर और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप स्वयं वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब पत्रकारिता फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि किसी नेता ने इस तरह से रिपोर्टर को झटक दिया। हमने तमाम ऐसे उदाहरण देखे हैं, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ऐसे कृत्य पर क्या ऐसी कुछ कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए क्या? क्योंकि बार बार एक पत्रकार को फील्ड पर इस तरह से झेलना पड़े, इस तरह की बातों को झेलना पड़े, समाज के बीच वो रिपोर्टर रहता है, उसके साथ तमाम और लोग होते हैं और अधिकारी भी होते हैं, उसके बीच जब रिपोर्टर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इसको किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या कुछ इस पर कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, हम 10 वर्षों से पत्रकार सुरक्षा एक्ट की मांग कर रहे हैं कि कम से कम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आप लाएं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। सरकार, इसके पहले कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रेस काउंसिल बनाया था, लेकिन वो अखबार मालिकों और चैनल मालिकों के हितों को देखने के लिए बनाया गया था, वो पत्रकारों के लिए नहीं। पत्रकार, हमारी मांग है कि आप मीडिया काउंसिल बनाएं। आप देखिए, मेडिकल काउंसिल है, जब तक मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जब तक उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जब तक उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही हम मीडिया काउंसिल की मांग कर रहे हो। जब मीडिया काउंसिल हमारी बन जाएगी तो प्रोटेक्शन एक्ट अपने आप लागू हो जाएगा। चलिए ठीक है अवधेश जी, बिल्कुल मीडिया काउंसिल की बहुत जरूरत है, नहीं तो ऐसे रिपोर्टर आए दिन ग्राउंड पर झेलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कर्नाटक सीएम के रवैये पर यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आखिर साहब आप इस्तीफा कब देंगे, आप पर तमाम आरोप हैं, विपक्ष भी यह सवाल उठा रहा है, तो इस पर सिद्धारमैया साहब का कुछ जवाब नहीं आता है, बल्कि रिपोर्टर का माइक झटक देते हैं और कहते हैं कि जब जरूरत होगी तब कॉल करके बता दूंगा। विपक्ष की मांग है कि सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी छोड़े, और इसी सवाल पर रिपोर्टर ने जब सवाल किया तो सिद्धारमैया झटकते नजर आए। तो तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जो भारत के लहजे से काफी खुशनुमा खबर होने वाला है, क्योंकि भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इस मिशन की मंजूरी दी है। यह मिशन 4 साल का होगा। वीनस यानी शुक्र ग्रह धरती से करीब 4 करोड़ किलोमीटर दूर है। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ का दिन रात पृथ्वी की तुलना में काफी लंबा होता है। दरअसल वीनस अपनी धुरी पर बहुत धीमे गति से घूमता है। इसकी वजह से वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। वीनस मिशन की लाइफ 4 साल की होगी। उम्मीद है कि शुक्रवार को GSLV मार्क 2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान का वजन करीब 2500 किलोग्राम होने वाला है। इसमें 100 किलोग्राम के पेलोड्स होंगे। कितने पेलोड्स जाएंगे इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। हालांकि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और रूस के पेलोड्स भी लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, भारत का शुक्रयान 2028 में लॉन्च होने वाला है। 4 साल का यह मिशन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होगा। आपको बता दें कि मिशन वीनस क्या है, विस्तार से ये भी आपको हम समझा दें। भारत का यह मिशन वीनस के ऑर्बिट का अध्ययन करेगा, यानी कि उसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को, उसकी पूरी डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए मिशन बनाया गया है। 4 साल का ये मिशन होने वाला है। ग्रह की सतह, वायुमंडल, आयनोस्फीयर यानी वायुमंडल का बाहरी हिस्सा की जानकारी जुटाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। वीनस सूर्य के नज़दीक यानी करीब 11 करोड़ किलोमीटर है। ऐसे में सूर्य का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी पता लगाया जाएगा। तो ऐसे जो तमाम सवाल हैं, इनके जवाब के लिए मिशन वीनस को लॉन्च किया जाएगा। 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत, अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन के बाद अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। यानी जब 2028 में इस वीनस मिशन को लॉन्च किया जाएगा तो भारत के दामन में, भारत की चोली में एक बड़ी उपलब्धि, जिसमें केवल पहले से तीन नाम शुमार है, उसमें कहीं ना कहीं भारत भी अपने आप को शामिल करते नजर आएगा।
तो चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर आपको बताएं भोपाल से, जहां भोपाल के शाहजहानाबाद में 3 दिन से लापता बच्ची का शव मिला है। बच्ची का परिवार जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है, शव उसी बिल्डिंग के एक बंद फ्लैट में पानी की टंकी में मिला। बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने शव टंकी समेत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गुस्साई भीड़ ने टीबी हॉस्पिटल रोड पर चक्का जाम कर दिया। थाने के सामने नारेबाजी का धरना भी दे दिया। लोग बच्ची की हत्या के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भीड़ के बीच कलेक्टर और एसपी की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई है। चेतावनी भरे लहजे में कहा, सीएम मोहन यादव इस बच्ची को लेकर कहां जाएं, इसके 100 को लेकर कहां जाएं, तुम्हारे बंगले आए। ये तमाम जो शब्द हैं वो सांसद के विधायक के नजर आए। वो कलेक्टर साहब कहाँ हैं जो बैरसिया में खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि जो आप कहोगे वो सब हो जाएगा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहेंगे सब हो जाएगा। आज भोपाल की जनता आह्वान कर रही है कि यह एससी की बच्ची है। कहाँ है कलेक्टर और एससी? अब मिलने नहीं आना चाह रहे हैं, यहाँ मुंह छुपा रहे हैं। तो जो तमाम एक चूँकि आप जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, 3 दिन पहले एक बच्ची लापता हुई थी। आज उसी की विंग में उसी फ्लोर पे जहाँ पर बच्ची रहती थी उसके सामने से उसकी लाश रिकवर हुई है, जिसको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। जो भी कुछ जानकारी अभी निकल के आएगी अभी हम आपके साथ में डिटेल शेयर करेंगे। ये कितने समय से बच्ची गायब थी? ये विगत 36 घंटों से गायब थी और आज तीसरा दिन होता। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र से एक 5 साल की बच्ची पिछले 48 घंटों से ज़्यादा हो चुके हैं जो पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। आज उसके 48 घंटों के बाद उस बच्ची का एक टंकी के अंदर शव मिला है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई है कि जिस बच्ची का शव मिला है वो वाजपेयी नगर ए ब्लॉक में रहती थी। हम उसी वक्त मीडिया हेड की टीम इस वक्त उसी जगह पर है जहां ए ब्लॉक है और इसके ठीक ऊपर वाले ब्लॉक पर वो परिवार रहता था और पड़ोसी ने ही बच्ची की हत्या कर दी। हत्या करने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और ऐसे में एसएफएस की टीम भी यहाँ लगी हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और पुलिस बल इतनी ज़्यादा तैनात है क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रवासियों ने थाने को भी घेर रखा है और ए ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर पुलिस ने बैरिकेड भी कर रखा है क्योंकि 5 साल की बच्ची पिछले 48 घंटे से मिल नहीं रही थी और ऐसे में जब पड़ोसी की ही फ्लैट से उस बच्ची का शव मिला, इसके बाद इस क्षेत्र में आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को कस्टडी में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन इरफान के साथ सुमित चावला, इंडिया हेड। तो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सियासत भी अब तेज होते नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और उसके प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आ रही है। इसी बीच आरिफ मसूद लगातार सीएम यादव को चेतावनी देते नजर आए, कहते नजर आए कि घेराव कर दिया जाएगा। सीएम हाउस का तमाम बयानबाजी सामने आई, लेकिन मुख्य रूप से वो क्या कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये घटनाएं इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री का पूरा के पूरा मोटो सरकार चलाने पे नहीं, केवल अपनी पार्टी को बनाने पे है। प्रदेश की जनता की उनको फिक्र नहीं है, इसलिए बच्चियों के साथ ये शोषण हो रहा है। और जब पराधिष्ठा नहीं रखी जाएगी तो इसी तरह कोलार की घटना हमारे सामने, शाहपुरा की हमारे सामने, कोयफिदा थाने की हमारे सामने, एक शाहजहानाबाद की अभी हो गई। लगातार 6 घटनाएं भोपाल में हो गई। इसका सीधा एक फेल्यूर जो मुझे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कलेक्टर एसपीओ के तबादले कर रहे हैं तो वो ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता बनो और संरक्षण पाओ और जो दिल चाहे वो घटनाएं करो। लगातार सरकार पर हमलावर है। चूंकि ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी है और सवाल ये कि भोपाल की जो छोटी बच्चियां हैं, लगातार खबरें जो अखबारों में रहती हैं, खबरें जो सुर्खियों में रहती हैं, खबरें जो हम आपको भी लगातार बताते हैं कि किस तरह से बच्चियों के साथ यहाँ दुष्कर्म के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर और मौजूदा सरकार पर भी। तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित का रुख करते हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आप लगातार सुबह से ही ऑन ग्राउंड है, इस मुद्दे पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। ताजा अपडेट की अगर बात करें सुमित, तो क्या कुछ वहां से अभी सामने निकल के आ रहे हैं?
सुमित, जिस तरीके से पिछले 48 घंटे से बच्ची को वाजपेयी नगर मल्टियों से ढूंढा जा रहा था और तकरीबन 500 से ज्यादा पुलिस बल यहाँ तैनात था। पुलिस ने अपनी पूरी जान लगाई है इस बच्ची को ढूंढने के लिए, लेकिन पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक नजर आई है। जहां ये वाजपेयी नगर मल्टी है वहां 3000 मल्टियों के फ्लैट्स हैं और ऐसे में 3000 परिवार जो हैं यहाँ रहते हैं। तकरीबन 50% मल्टी में जो फ्लैट्स हैं वो किराए पे दिए हुए हैं और खाली पड़े हुए हैं। भोपाल पुलिस हर एंगल पर अपनी नजर रखी हुई थी। डॉग स्क्वाड को भी जो है लगाए रखा था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की टीम भी बनी हुई थी, एसआईटी टीम भी बनी हुई थी, ड्रोन से भी पुलिस जो है लगातार नजर रखी हुई थी। पूरी मल्टी में से 3000 फ्लैट हैं और ऐसे में जो ए ब्लॉक वाजपेयी नगर का जो मल्टी थी उस फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये बच्ची वहां से घूम जाती है और घूम जाने के बाद से ठीक 48 घंटे के बाद सामने वाले फ्लैट के अंदर पड़ोसी के घर पे वो बच्ची जो है एक टंकी के अंदर मिलती है। पुलिस ने नाकाबंदी करी, पूरे शहर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और झाड़ियों में भी देखा, जंगल में भी देखा, कैंसर हॉस्पिटल में भी देखा और हर प्रकार के एंगल से पुलिस ने इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करी 500 पुलिस बल तैनात के साथ। लेकिन पुलिस ने 3000 मल्टी में से एक सामने वाली मल्टी के सामने वाले आरोपी के घर को तलाशा नहीं। आखिर इतनी बड़ी पुलिस से कैसे चूक हुई? पड़ोसी का घर क्यों नहीं टटोला गया अगर वो खाली घर पड़ा था? क्योंकि 50% घर वहां पर खाली पड़े हैं और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर पूरी तरीके से फेल है। ठीक है और सुमित, इतना लगने के कारण इतना ज्यादा बल लगने के कारण आरोपी मल्टी से बाहर ही नहीं निकल पाया और बच्ची की साथ ये हादसा हो गया। ठीक है सुमित, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तमाम अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पर सुमित भी लगातार बता रहे थे, सवाल तो बनता है और सवाल उठते भी नजर आ रहे हैं, विपक्ष भी उठा रही है। लेकिन इस बीच देखना होगा कि जब इस पूरे मामले में अब खुलासा होना है, क्योंकि 2 लोगों को पकड़कर पुलिस पूछताछ भी कर रही है और आरोपी का भी कहीं ना कहीं खुलासा होने ही वाला है और कहीं ना कहीं इसमें तमाम चीजें बाहर और सामने निकल कर आ भी रही हैं। लगातार सुमित वहाँ ग्राउंड पर मौजूद है सुबह से और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों आप तक हम पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बच्चियों को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सीएम मोहन यादव और उनके पूरे कार्यशैली को घेरते हुए नजर आ रहा है, तो विपक्ष लगातार हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना होगा कि इसमें और क्या कुछ खुलासा होते नजर आता है। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहे इंडिया हाट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।